नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे। शाम के 5 बजे हैं संडे के और खास शो है हमारा राजू पारुलेकर जी के साथ। हर संडे शाम को 5 बजे हम हाजिर होते हैं राजू भाई के साथ और कुछ बेहद जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं, उन मुद्दों पर जिनको बड़े आराम से गोदी मीडिया सरका देता है अपनी कारपेट के अंदर। जिन मुद्दों को छुपाने के लिए आईआईटी बाबा से लेकर दुनिया भर की नौटंकी गोदी मीडिया पर दिखाई जाती है, हम उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। और इस हफ्ते दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो शेयर मार्केट का है। ठीक है, सबने शोर मचाया, शेयर मार्केट गिर रहा है, 28 साल में सबसे लोवेस्ट लेवल पे चला गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन यह हवा में नहीं हुआ है, ये मार्केट के प्ले से नहीं हुआ है कि नीचे गया है फिर ऊपर आएगा। बहुत दिनों से राजू भाई जैसे लोग लगातार बता रहे थे, वो वजह है जिसके चलते शेयर मार्केट को गुब्बारे की तरफ फुलाया गया था। और वो लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि एक दिन भी इस शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचाने का मतलब है भारत में जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कुछ समझ में नहीं आता है तो थोड़ा बहुत पैसा शेयर में, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, उनका सीधा सीधा नुकसान नंबर वन। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा हमारे सामने है वो अडानी से जुड़ा हुआ है। एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर एक ऐसी चीज है जो अभी तक सरकार ने बिल्कुल गोपनीय रखा था, अपने पास रखा था। अब उसको खोलने की भी बात हो रही है, उस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन पहली बात, शेयर मार्केट पर कोई सवाल नहीं। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में आपका। नमस्ते सर। और अब सीधे आपका कमेंट, कोई सवाल नहीं। देखिए, शेयर मार्केट कोई जादू नहीं है या कोई जुआ नहीं है। उसकी रचना जो है उसको हम हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएँ हैं, हमारी अर्थनीति की जो भी चीज़ें हमारे अर्थशास्त्र में जो परावर्तित हो रही है या फिर हमारी लाइफ में आ रही है, इन्फ्लेशन जिस तरह से है, जीडीपी बढ़ा है या नहीं है, खेती कैसी हो रही है, सबसे बड़ी बात तो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, उसका खाद जो उत्पाद हो रहा है, उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर है, टैरिफ्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपके शेयर मार्केट को प्रभावित करती हैं। और अ, मोदी काल में ऐसा हुआ सर कि शेयर मार्केट को मैंने कई बार ये कहा है उदाहरण सहित कि इन्होंने क्या किया कि अगर आप अपने स्पीडोमीटर को अपने एक्सलेटर से पूरा काट दे और आपका स्पीडोमीटर फुल दिखाता रहे और आप स्पीडो जितनी स्पीड है, गाड़ी तो चल ही नहीं रही है, लेकिन स्पीडोमीटर पूरा दिखा रहा है। हमारा शेयर मार्केट वैसे हो गया क्योंकि ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उससे इसका नाता ही तोड़ दिया गया। अब खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश के इलेक्शन चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के पहले दिन कहते हैं कि 4 तारीख के बाद, यानी प्रधानमंत्री का तो मजेदार कहना है, 4 तारीख के बाद ऐसा शेयर मार्केट 400 के पार मैं कर दूंगा, तो ऐसा शेयर मार्केट जाएगा कि सारे टूट जाएंगे, सारे वो मशीन वशीन टूट जाएंगे तुम्हारे, जो भी है वो हंसते हैं। हालांकि वो 400 तो या 240 भी पार नहीं कर पाए, और वो भी 240 नहीं है, एक्चुअली 179, 179 है, लेकिन हम लोग उस पे अभी नहीं जाते हैं। लेकिन बात यह है कि सर, ये सारी जो बातें हैं, ऐसी बातें करना और जैसे सर्वे दिखाना, शेयर मार्केट का बलून बड़ा करना, ये सारी जो टेक्निक जो है, उसको पहले ऐसा माना जाता था कि ये बुल और बेयर की फाइट होती है। यानी हमेशा याद रखिएगा कि शेयर मार्केट में 2 गुट है, एक बुल है और एक बेयर है। बुल यानी फास्ट आपको रिटर्न मिलने वाले जो लोग हैं, फटाफट करने वाले, हर्षद मेहता टाइप, यानी हर्षद मेहता उसमें गलत रास्ते पे चला गया, लेकिन बुल का वो एक प्रतीक था। और बेयर यानी रोक के रखना और टाइम से इंतजार करना कि कब ये शेयर बढ़े और धीरे धीरे वो खेलते रहना, यानी लंबे की लड़ाई जो है वो खेलना, वो बुल और बेयर। तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वो बुल और बेयर की फाइट मानी जाती है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। भारत के शेयर मार्केट में मोदी काल में ऐसा हुआ है कि शेयर मार्केट एक अलग तरीके से चला रहा है और उसमें फर्जी तरीके से चला गया है, क्योंकि हम कई दिनों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देश में जो बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, देश के युवाओं को काम नहीं है, एक 10 ऐसा 100 करोड़ लोग जो है उनके पास खर्चे के पैसे नहीं है, और जो सारी संपत्ति है सिर्फ कुछ चंद लोगों के, 1% लोगों के हाथ में है। और इतनी बड़ी जो खाई है,
लोगों में, 140 करोड़ के देश में, वो कहीं भी शेयर मार्केट में कैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, मिड कैप और छोटे उद्योग जो होते हैं, उनके शेयर्स होते हैं, उनके वहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, फिर सर्कुलेशन में पूरी कैश रहती है, लिक्विडिटी रहती है। आप सारा डिजिटल नहीं कर सकते, कैश भी ज़रूरी है, कैश यानी ब्लैक मनी नहीं। मोदी की समझ ये है कि कैश का मतलब ब्लैक मनी। खैर उनकी समझ भी नहीं है, वो यूएसएड से जो उनको बोला जाता था वो करते थे। तो वो सारी नोटबंदी के बाद जीएसटी लगाया गया। अब तो जीएसटी की हालत ये है कि आप जीएसटी पे जीएसटी लगाने लगे हैं और हर चीज़ पे जीएसटी, यानी आप अब जीपे करोगे तो भी जीएसटी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जो जनता से टैक्स ले रहे हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं रही है। और दूसरी तरफ जनता को कुछ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यानी आप ऐसा एक रोड बना रहे हो, तो 4 लेन का रोड बना रहे हो, तो चारों लेन का वो पूरा किलोमीटर देख के आप बता रहे हो कि इसका चौगुना जो वो बता रहे हो कि रास्ता हमने 4 किलोमीटर का बनाया, हालाँकि 1 किलोमीटर का ही बनता है रास्ता, बस वो 4 लेन का है इसलिए 4 किलोमीटर। तो ऐसे फर्जी दावे, फर्जी स्टैटिस्टिक्स, खाद पे, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे। सबसे बड़ी बात सर ये है कि एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना डायरेक्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो नहीं हो रहा है। भारत एक चैलेंजिंग मार्केट नहीं रहा। भारत डेड मार्केट है अभी इस वक़्त। और दूसरी बात सर, अभी ये हुआ कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे भारत से निवेशकों ने पैसे निकाल कर चाइना में डाल दिए। और ये कोई शॉर्ट टर्म थॉट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म थॉट है, क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर कुंभ होता रहेगा और ये धार्मिक और हिंदू मुसलमान में लगे रहेंगे, इनका कुछ होने वाला तो है नहीं। तो चाइना तो डेवलपिंग और फास्ट रैपिड डेवलपिंग इकोनॉमी है, और जैसे कि भूचाल आया है, वो अमेरिका में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि सिक्योरिटी चाहिए निवेशकों को, तो चाइना उनको जस्ट सेफ मार्केट लगा। तो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से पैसा, पहले कैसे चाइना इंडिया एलिफेंट और चाइना ड्रैगन, तो हमारी एक स्पर्धा थी। लेकिन एआई के मामले में हम इतने पिछड़ गए, एआई के मामला जब आया तब हम धीरेन्द्र शास्त्री में, जगत गुरु या सदगुरु श्री श्री रविशंकर इसमें उलझे रहे, और मोदी जी उसको उत्तेजन देते रहे और वो सेंगोल लेके घूमने रह गए, भस्म लगा के नए नए डिजाइनर फैशन के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की हमारे अर्थ मंत्री को, वित्त मंत्री को तो अर्थशास्त्र की कोई नीति मालूम नहीं। उन्हें अगर कुछ पूछा जाए इसके भाव कैसे बढ़े, तो वो कहती है मैं ये खाती नहीं हूँ, तो मुझे मालूम ही नहीं। ऐसी बकवास और बेतुके के बयान देना, तो इससे इतनी लंबी की लड़ाई हम हार चुके हैं कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा आगे जाकर शेयर मार्केट पूरी तरह से सर कोलैप्स हो जाए। और ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है, और लोग समझते होंगे कि अगर अभी गिरा है तो फिर उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। जापान जैसे देश का मार्केट ऐसा गिरा था तो 30 साल नहीं उठ पाया था फिर। तो आप ये समझिए कि और गिरेगा तो कल एसआईपी तो 61 लाख लोगों ने एसआईपी अपना बंद हो गया, फिर 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। 10 लाख करोड़, आप समझिए कितने लोगों ने खुदकुशी की। हमको नहीं मालूम सर, जहां कोविड में मरते हैं, सामने मरते तो हम नहीं मालूम होता, यहाँ पर स्टैम्पेड में मरे अपने कुंभ में, उसका नहीं मालूम हुआ। तो आप समझिए कि ये सारी हालात जो देखी गई है, वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की इस्तीफे की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, सरकार अपने आप जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही नहीं है। तो कोई अर्थव्यवस्था अगर अपना बल खो देती है, तो उसकी शासन व्यवस्था अपने आप अपना बल खो देती है, और वो पूरी तरह से नीति विहीन और प्रभावहीन हो जाती है। उसी स्तर तक मोदी अपनी सत्ता को और अपने देश को, दोनों को लेके आए हैं। ये 1945 जर्मनी का है हमारे लिए। आप समझिए 2025 जो हिंदुस्तान का है वो 1945 जर्मनी का है, जो हिटलर ने लाया था। लेकिन हिटलर ने वो युद्ध से लाया था, इन्होंने बिना कुछ किए लाया, बस कपड़े बदलते रहे। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, बस मेरी एक आशंका है कि क्या जैसे कुंभ को पॉलिटिकल बना दिया गया, वैसे शेयर मार्केट को भी पॉलिटिकल बना दिया गया, और जिन लोगों से पॉलिटिकल कनेक्शंस थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए सारा नाटक हुआ। माधवी बुच कल रिटायर हुई हैं, आज नए सेबी डायरेक्टर आए हैं। मेरा इशारा काफी है, सवाल नहीं है। देखिए 100% शेयर मार्केट पूरी तरह से अडानी के लिए इन्फ्लेट किया गया, और अडानी को जिस तरह से देखिए, अडानी के मामले में दुनिया में कांगो से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक उन्हें करीब करीब क्रिमिनली घोषित किया है। उनको जिस तरह से शेयर मार्केट में पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट छोड़कर कभी असर नहीं पड़ता था,
तो उससे आपको पता चलना चाहिए कि शेयर मार्केट कितनी झूठी नींव पे खड़ा था और इन्फ्लेट करके इन्होंने खेल रहे थे। तो माधवी बुच भी तो अडानी के लिए, अडानी की संदर्भ में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। सर, अब बात ये है कि आपकी किसी भी देश में कोई भी, अब ये शो कॉज नोटिस आई, आपको समन्स आया, अभी-अभी उसको उनको आया है अडानी को, तो उसके अमेरिका से। मामले में, हाँ, अमेरिका से, तो उसको उनको सेबी को बताना चाहिए और सेबी को इमीडिएटली उसका इन्वेस्टिगेशन सबको, सब एजेंसीज को कहना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस हाल में, और उनको ऊपर से हर सेक्टर, यानी धारावी का यहाँ पर जमीन पे ऊपर जमीन दी जा रही मुंबई में, वहां से वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर तक, यानी न्यूक्लियर एनर्जी पूरी हाथ में दी जा रही है। आप समझिए कि अडानी देश से ताकतवर हो रहा है और वो एक क्रिमिनल है दुनिया के लिए। तो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात जो है वो शेयर मार्केट पर सीधा असर डाल रही है, और एक आदमी की सत्ता बचाने के लिए और एक आदमी का धंधा बचाने के लिए, और दो आदमी की, 4 लोगों को जेल ना हो, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। और मुझे लगता है कि देश के कई लोग और निवेशक बर्बाद हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कई लोगों को अब आदत लग चुकी है कि कोई काम नहीं है, बाजार में काम नहीं है, छोटे और मध्य उद्योग बंद हो रहे हैं, तो युवा पीढ़ी भी शेयर मार्केट का जुआ जैसा खेलना लगी है। बिना जाने पहने वो देखकर, अपना डील देखकर अपने शेयर मार्केट में निवेश करने लगी थी। तो सारे पैसे पूरे इकट्ठे करके गायब हो जाएंगे, उसका धुआं हो जाएगा, और बाद में बर्बादी की कोई सीमा नहीं रहेगी। अब 1930 में जो डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, यूएस में आया था, उस तरह के डिप्रेशन की ओर हम, हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और इसके लिए वजह सिर्फ सरकारी नीतियां, ये सरकार और अडानी और अंबानी जैसे जो ओलिगार्क है वो है। इसमें देखिए, तानाशाही सिर्फ वजह नहीं है, तानाशाही तो रशिया में भी है, तानाशाही और भी देशों में, लेकिन तानाशाह को वो बुद्धि होती है, तो एक नीति होती है, एक अर्थव्यवस्था के मामले में सोच होती है, वो भी नहीं है। और आपको तो मालूम है, हम अमेरिका जाते हैं तो हंस के आते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो हमारे समझ में नहीं आता। हमारे पास ना ज्ञान है ना भाषा है। तो दो टूक जवाब ट्रम्प साहब को फ्रांस के अध्यक्ष देते थे हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री देते हैं। अब जबकि यूक्रेन के जेलेंस्की, यानी वो यूक्रेन के अध्यक्ष भी है और युद्ध भी लड़ रहे हैं अमेरिका की मदद से, वो भी दो टूक जवाब देते, कम से कम अपनी बात को डिफेंड करते हैं, वो जैसे कैसे हो। लेकिन मोदी जी को इतना अपमानित किया गया देश को, हमारे प्रधानमंत्री को कुछ करना, यानी कि इसका मतलब तो एक तो बाहर रिसीव करने ही नहीं आया है ट्रम्प, और दूसरा जो वो बिजनेस मीटिंग नहीं थी, यानी इनवाइट कर किया नहीं था, वो बिजनेस मीटिंग हुई थी, तो उसमें हम सब कुछ देख के आए, वो फिर भी वो समन्स तो आया ही अडानी को। तो कुल मिला के यह है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, हमारे पास कोई भाषा नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम नेहरू और गांधी को दिन रात गाली बकते हैं, और अब्दुल और रियाज के खिलाफ कैसे कैसे नए कॉन्स्पिरेसी की जाए, उनकी दुकानें कैसी बंद की जाए, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को मारा कैसे जाए, इस पर काम कर रहा है बजरंग दल, हिंदू परिषद और आरएसएस। तो ऐसे में नैया डूबने वाली है इस देश की, ये बताने के लिए राजू पर्लेकर या अशोक जी पांडे की जरूरत नहीं है। ये तो स्पष्ट है, भविष्य दिख रहा है। और जो भक्त लोग नाच रहे थे इतने सालों से, उनको उसका फल मिलेगा, क्योंकि अकेले हमारा घर शेयर थोड़ी है। मार्केट में तो उनका भी पैसा होगा। शेयर मार्केट नहीं, में तो उनका भी अकेले पैसा हमारा होगा। घर थोड़ी है, कई घर आएंगे जब में। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे मैंने शेयर मार्केट में आज तक एक पैसा नहीं लगाया है, मैंने इसलिए भी नहीं मैं कह लगाया, मैंने सकता हूँ, भी नहीं लगाया, मैं मैंने बिल्कुल भी। वित्त मंत्री की तरह कह सकता हूँ कि मैं तो प्याज लहसुन खाता ही नहीं हूँ, इसलिए प्राइस बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब देश का मार्केट तबाह होता है, तो सबके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर पड़ता है। खैर, दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा रहा है राजू भाई, जिसको लेकर चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चीजें बिल्कुल साफ-दाफ रहा करती थी। पहले पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो नो मैन्स लैंड था, जहां प्राइवेट को कोई जमीन नहीं देते थे, वहां जमीन दी गई अडानी जी को अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए। उसके बाद देखिए, ट्रम्प से आप F-36 लेके आए, F-16 उसने दिया हुआ है पाकिस्तान को, शर्त थी कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन उसने इस्तेमाल किया, और उसके बावजूद 373 मिलियन उसको दे दिया गया कि जाओ इसको, 397 इनफैक्ट, लगभग $400 मिलियन उसको दिया गया कि ये पैसा है इसके मेंटेनेंस के लिए।
और आपको टेक्निक भी नहीं दी गई, 100 मिलियन का एक पड़ेगा, आप खरीदेंगे, और 1.5 ट्रिलियन का खर्चा है उसके अंदर, पूरी जिंदगी अगर उसको, जितना उसकी जिंदगी है उसमें अगर उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद तीसरी कहानी सामने ये आती है कि एटॉमिक पावर, वो बेहद परेशान करने वाली खबर है। अगर इस देश में मीडिया होती तो आज हर चैनल पे ये खबर चल रही होती कि एटॉमिक पावर जो इतना इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमेशा गवर्नमेंट की मोनोपोली रही है, उसका भी रास्ता खोला जा रहा है। देखिए, एटॉमिक एनर्जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यूरेनियम जो जी यूज किया जाता है वो हथियार के लिए और ऊर्जा के लिए अलग नहीं यूज किया जाता। जी जी हथियार और बिल्कुल। ऊर्जा के लिए एक ही। तो अडानी के हाथ में रेड बटन दिया जा रहा है। आपको शॉर्ट में, यानी आसानी से लोगों को पता चलने के लिए बता रहा हूँ कि रेड बटन का क्या मतलब है। रूस और शीत युद्ध जब चल रहा था रूस और अमेरिका में, तो ऐसा माना जाता था कि दोनों में एक हॉटलाइन हुआ करती थी, और रूस के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों के पास रेड बटन हुआ करता था जहां कहीं जाए बैग में, यानी न्यूक्लियर बटन, न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की अनुमति। तो वो बिना हॉटलाइन पे बात किए हुए नहीं करेंगे, ऐसी उनकी एग्रीमेंट हुआ था। तो इतना महत्व है परमाणु ऊर्जा का, परमाणु का। तो परमाणु ऊर्जा के लिए, यानी आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखिए, चर्नोबिल और वो उसके बाद चर्नोबिल, और इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना, यानी जापान में भी एक हादसा हुआ, उसके बाद बहुत लोगों ने कम कर दिया, देशों ने। लेकिन यहाँ अपने मोदी जी है, वो अपने मित्र को पूरा सुरक्षा कवच देना चाहते हैं। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। मैंने इसका ट्वीट डाला है, तो शायद किसी ने हिंदी में किया है। तो ये कौन, रश्मि नाम की रश्मि जी हैं, उन्होंने किया है। एक उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री, उसका नेतृत्व होता है परमाणु ऊर्जा विभाग, जो डीएई कहते हैं जिसको, वो उसमें अडानी का प्रवेश डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यस, तो उसमें अडानी का प्रवेश सुनिश्चित हो और सुविधाजनक हो, इसलिए मोदी निरंतर कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनकी नैया अडानी की परमाणु ऊर्जा में भी पार कराने में लगे हुए हैं। तो एक तो परमाणु ऊर्जा आरक्षित विषय है, और वो निजी कंपनियों के लिए, लेकिन निजी लोगों के लिए खुला नहीं है, और इसकी वजह मैंने जो पहले बोली वो चीज है। तो परमाणु मिशन 2025 के तहत इन्होंने अब ये किया कि मिशन को, रिएक्टरों का आकार छोटा करके लोगों को, यानी प्राइवेट पार्टीज को देना, और उनको भूमि, पानी और जो बाकी बहुत परमाणु ऊर्जा करने के लिए यूरेनियम, वो सब उनको उपलब्ध करा देना, ये उन्होंने शुरू किया। और ये सिर्फ अदानी के लिए ही क्यों है, ये मैं बताता हूं कि तारापुर के परमाणु ऊर्जा स्टेशन में जनरली आप और हम जाएंगे तो अंदर नहीं लेते, तो वहां पर सिर्फ सरकारी लोग जाते हैं, या बहुत एक्सक्लूसिवली वो वीवीआईपी जो होते हैं, यानी साइंटिस्ट या बहुत बड़े लोग, वो जाते हैं तारापुर या कहीं भी अपने जहां परमाणु केंद्र है। तो वहां पर अडानी ने दौरा किया और इज्जत से उनको पूरा दिखाया गया क्या है क्या नहीं सब, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं, न्यूक्लियर का एन भी नहीं मालूम। देखिए उनकी प्रॉब्लम तो वो कौन से साइंटिस्ट है, और ना ही ना वो भाषा ही नहीं आती और साइंस भी नहीं आता उनको। तो वो जो जिन लोगों को साथ में लेके गए होंगे उनका नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। अब तो जिन्होंने ये जान लिया, इनके पार्टनर चाइनीज है, इनके पार्टनर पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है, किसी को भी। अब आपका संगम में जो 3 पीढ़ियों से जाता है, वो कुरुलकर अगर डीआरडीओ का बेच सकता है आपके कागजात, तो इन लोगों के साथ, यानी अडानी के साथ जो लोग हैं, वो तो हिंदुस्तानी थोड़ी है, सारे दुनिया भर के हैं, और उनका मेन काम तो मनी साइफनिंग और ये वो सब ये रहा है। ये तो यूएस में आरोप है, उन्होंने वो, तो ऐसे लोगों को इन्होंने एंट्री दे दी तारापुर में। और ये जो पवन ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है, या वैकल्पिक ऊर्जा है, उस ग्रीन एनर्जी इसको कहा जा रहा है। हाँ हाँ, तो उस पर, उसमें अडानी तो घुसा दिया उन्होंने, लेकिन उनसे मन नहीं भरा है साहेब का। तो आप परमाणु में करा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम बताता हूं, विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई। जबकि ऐसी कोई चीज करनी है तो पूरे संसद को, पूरे विपक्ष को आपको इस बात को अवगत करा देना चाहिए। हाँ, और नेता विपक्ष को बताना चाहिए, और पूरे संसद और सारे लोगों का अगर इस पे हाँ हो इनकी,
तो फिर आगे जाकर इस पे कदम उठाने जा सकते हैं, और वो भी नहीं उठाने चाहिए। इसकी वजह ये है, स्वाभाविक रूप से सर, परमाणु कोई खेल नहीं है। परमाणु जिसके हाथ में है, जब नॉर्थ कोरिया को यूक्रेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके पास परमाणु है, तो परमाणु अडानी के पास आ गया, तो साहब को लगता है वो अजेय हो गए, क्योंकि अडानी और वो मिलकर है वो बटन रखेंगे लाल। तो ये आप वो अब ये कहने वाले भक्त ये कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा के लिए है, ये परमाणु हथियार के लिए नहीं है। लेकिन हथियार और ऊर्जा में फर्क वो लोग समझते हैं जो जितने लोग जितने देशों ने इलीगल परमाणु बनाया, परमाणु हथियार बनाए, सब पूरे टाइम यही कहते रहे कि ये जो है वो सिर्फ परमाणु ऊर्जा के लिए है, वो एटॉमिक बम के लिए नहीं है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। और यहाँ तक कि ईरान भी अभी यही कहता है कि, और उसके पीछे सारे लोग पड़े हुए, ईरान यही तो कहता है कि हमारा जो एटॉमिक सारा का सारा है वो सिर्फ एनर्जी के लिए, हम कोई बम नहीं। नहीं बना रहे। और सर, अडानी तो नॉन क्रिमिनल है, उनके उनके कहने पर भरोसा रखा जाए नहीं जा सकता। उनके पार्टनर चाइनीज हैं, और उनकी कई देशों से संबंध है, और उनके भाई विदेशी नागरिक बन चुके हैं। वहां पैसों का बिल्कुल। कई बातें हैं जो बहुत चिंताजनक है। यानी आदमी भी अगर निजी क्षेत्र में जाना भी है, तो इतना साफ सुथरा और व्यक्ति होना चाहिए, उसके 3 पीढ़ियों तक पूरी चेकिंग होनी चाहिए। और फिर और निजीकरण करने की जरूरत ही क्या है, पहली बात तो परमाणु की। तो यूरेनियम सीधा अदानी के हाथ में देना साहब का लक्ष्य है, और हमको 2047 का सपना दिखा के, जबकि हम कोई नहीं, हम में से कोई होगा नहीं तब, 2025 में परमाणु अडानी को देने का तैयारी चल रही है। ये देश के लिए कितना खतरनाक है आप समझ सकते होंगे। लेकिन इस पर विपक्ष ना, मीडिया ना, पैरेलल मीडिया कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैंने ट्वीट पूरा डिटेल में लिख दिया। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि सही लोगों ने पढ़ा होगा भी, नहीं पढ़ा होगा। लोग अभी सब, अब तो लोग इतने निराश भी हो गए हैं कि परमाणु क्या, तो देश ही नाम पर कर दे, और देश का नाम कल से अडानिस्तान है बोले तो भी लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे चलो हिंदुस्तान कहते तो आज से अडानिस्तान साहब ने बोला है तो अडानिस्तान ही सही। इस लेवल पे आ गया है, और इस साजिश में आरएसएस का बड़ा रोल है। तो ये पूरा सर ट्रेजन है। मैं तो मानता हूं ये देशद्रोह से कम नहीं है, और इसको हम लोग हल्के में नहीं लिया जा सकते। किसी भी दूसरे देश में होता तो ये शेयर मार्केट और ये दोनों मिलकर प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन हमारे देश में हो सकता है कि अडानी को परमवीर चक्र मिले सिर्फ तारापुर में जाके आया इसलिए, और अंदर जाके बाहर आया इसलिए, और फिर भारत रत्न बाकी पूरे कैबिनेट को खुद ही दे दें। ऐसा भी हो सकता है। तो पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ये दोनों इतने चिंता के विषय है मेरे लिए कि आप समझ सकते हैं कि एक सोचने वाले व्यक्ति के लिए कितना सफोकेटिंग रहा होगा ये दो चीजें। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सर हम समझते नहीं, पूरी तरह से इग्नोरेंट होते तो कितना अच्छा होता। हम सिर्फ हंस के आते विदेश जाकर, कुछ भी तुलसी बोले तो हंसते। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, सबसे भले हैं मूढ़ जन जिन्हें न व्यापे जगत गति। वो जिनको कुछ समझ में हाँ। नहीं आता है, उनको जगत की गति का कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने में मस्त रहते हैं। खैर राजू भाई, तय तो दर्शकों को, इस देश की जनता को करना है कि क्या हिंदुस्तान को इतनी आसानी से अफगानिस्तान बनने देंगे। और अगर बनने देंगे तो उनकी पीढ़ियां उनके सामने सवाल लेकर खड़ी होंगी कि जब हिंदुस्तान को इस कदर बर्बाद किया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे। हम उनका जवाब दे सकें, इसीलिए जितनी ताकत है, जितनी हमारी औकात है, हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह आवाज उठानी जरूरी है तो आप भी आवाज उठाइए और हमारी आवाज को जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं उतनी दूर तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले संडे को थैंक फिर यू किसी सर। ऐसे इशू पे बात करेंगे। नमस्कार।